3 अक्टूबर 1985 इटली का क्रूज शिप अकिली लाउरो 748 पैसेंजर्स और 320 क्रू मेंबर्स को लेकर जेनेवा से रवाना होता है। इस क्रूज को 11 दिन का सफर करना था और इसे इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया होते हुए इजराइल के एशडोड पोर्ट तक जाना था। क्रूज की कमांड कैप्टन जेरार्डो दे रोसा के हाथों में थी और मैक्स फीको क्रूज मैनेजर की भूमिका में थे। 748 पैसेंजर्स में सबसे ज्यादा अमेरिकन और ब्रिटिश थे, जबकि कुछ पैसेंजर्स इटालियन, जर्मन और ऑस्ट्रियन भी होते हैं। ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आए थे। इनमें से कई यात्रियों ने पहले से प्लान किया था कि 4 दिन की यात्रा के बाद वो इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर उतरेंगे और वहां से एक बस टूर लेकर पिरामिड्स ऑफ गीजा देखने जाएंगे। इसी सफर में अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से आया एक समूह भी शामिल था, जिन्होंने थ्रिल के लिए अपनी जर्सी शोर की छुट्टियां छोड़कर इस क्रूज को चुना था। ये ट्रिप खास तौर पर 69 ईयर ओल्ड जूइश अमेरिकन बिजनेसमैन लियोन क्लिंगहोफर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। वो अपनी पत्नी मैरिलिन क्लिंगहोफर के साथ आए थे और इस ट्रिप को उन्होंने अपनी पत्नी के 58वें बर्थडे के लिए प्लान किया था। पिछले कुछ सालों में लियोन क्लिंगहोफर और मैरिलिन क्लिंगहोफर की जिंदगी काफी कठिन रही थी। मैरिलिन ने हाल ही में कॉलन कैंसर को हराया था, जबकि लियोन 2 स्ट्रोक्स झेल चुके थे और अब ज्यादातर समय व्हीलचेयर पर रहते थे। समुद्र का पानी उस दिन एकदम शांत था। सूर्य की हल्की सुनहरी रोशनी पानी की लहरों पर टूट रही थी और अकिली लाउरो समुद्र को चीरते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे गैलेक्सीज में कोई तारा टिमटिमा रहा हो। 4 अक्टूबर तक शिप इटली के नेपल्स पहुंचा और फिर यहां से स्ट्रेट्स ऑफ मेसिना में एंटर कर गया। जहाज के डेक पर बच्चे खिलखिला रहे थे, बुजुर्ग धूप सेक रहे थे और कुछ लोग अपनी अपनी फोटो लेने में मशगूल थे। हर किसी को इस लंबी यात्रा के बाकी खूबसूरत दिनों का इंतजार था, लेकिन इन यात्रियों में 4 ऐसे लोग भी थे जिनके इरादे नेक नहीं थे। वो यहाँ घूमने या एंजॉय करने के मकसद से नहीं, बल्कि एक भयानक नियत के साथ आए थे। वो चारों बाकी लोगों से घुलने मिलने से बचते थे और पूछने पर खुद को नॉर्वेजियन बताते थे, लेकिन उन्हें फ्लुएंट इंग्लिश समझ नहीं आती थी। क्रूज मैनेजर मैक्स फीको को उनकी गतिविधियां थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जहाज पर इतनी भीड़ होने के कारण किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शिप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। करीब 3 दिन की ट्रैवलिंग के बाद 6 अक्टूबर को अकिली लाउरो मेडिटेरेनियन सी में एंटर कर गया। उस दिन मैरिलिन क्लिंगहोफर का बर्थडे भी था। ऐसे में केक काटा गया और तालियों की गड़गड़ाहट और हैप्पी बर्थडे मैरिलिन की गूंज ने शिप के पूरे माहौल को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद इसी जहाज पर एक ऐसी घटना होने वाली है जो इस क्रूज, उसके पैसेंजर्स और कई देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी। 7 अक्टूबर की सुबह शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पहुंच जाती है। यहाँ 651 पैसेंजर्स अपने प्लान के अकॉर्डिंग इजिप्ट के बेहद सुंदर पिरामिड्स देखने के लिए कायरो की बस टूर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें 14 घंटे बाद इजिप्ट के पोर्ट सैड में इस शिप से दोबारा मिलना था। इस तरह अब शिप में क्रू के अलावा केवल 97 पैसेंजर्स बचे, जिनमें लियोन क्लिंगहोफर, उनकी पत्नी और उनके दोस्त भी शामिल थे। कुछ घंटे के ब्रेक के बाद कैप्टन जेरार्डो दे रोसा शिप की डायरेक्शन अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से 225 किलोमीटर वेस्ट में मौजूद पोर्ट सैड की ओर मोड़ देते हैं। इस बीच क्रूज का कैबिन वार्डन बचे हुए पैसेंजर्स के कैबिन में जा जाकर उनको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स दे रहा था। ऐसे में कैबिन वार्डन उन चारों पैसेंजर्स के कैबिन पर भी पहुंचा जो खौफनाक इरादे के साथ आए थे। गलती से उस समय इन चारों पैसेंजर्स के कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था। ऐसे में कैबिन के अंदर एंटर करते ही कैबिन वार्डन ने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन चारों लोगों के पास खतरनाक वेपन्स थे और उस वक्त वो लोग उन वेपन्स को साफ कर रहे थे। दरअसल उन दिनों क्रूज शिप्स की सिक्योरिटी बहुत बेसिक होती थी और इसी का फायदा उठाकर वो मिलिटेंट्स अपने वेपन्स को इटली के पोर्ट तक अपनी गाड़ी के ऑयल टैंक में छिपा कर लाए थे। अपने कैबिन में कैबिन वार्डन को देखते ही उन चारों मिलिटेंट्स के भी होश उड़ गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में अभी काफी समय बचा था। लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने अगले ही पल कैबिन वार्डन पर बंदूक तान दी और उसे हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद चारों हाईजैकर्स अपने कैबिन से निकलकर डाइनिंग हॉल में आ गए और अपने ऑटोमेटिक वेपन से गोलीबारी करने लगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से शांत और सुकून भरा माहौल अचानक अफरा तफरी में बदल गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अफसोस शिप समुद्र के बीच में था और उनके पास शिप में मौजूद कुछ मीटर के अलावा कहीं और भागने की कोई जगह नहीं थी। देखते ही देखते चारों तरफ भय और खामोशी का माहौल छा गया। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, एक रेडियो ऑपरेटर ने एक SOS कॉल के माध्यम से अकिली लाउरो की हाईजैकिंग की खबर को ब्रॉडकास्ट कर दिया, जिसे स्वीडन के एक रेडियो स्टेशन ने रिसीव कर लिया। हाईजैकर्स को इसका पता नहीं चला, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने शिप का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने बंदूक की नोक पर कैप्टन जेरार्डो दे रोसा को भी बंधक बना लिया और उन्हें आदेश दिया कि शिप को सीरिया के पोर्ट टार्टस की ओर मोड़ दिया जाए। हाईजैकर्स ने
कैप्टन को धमकी दी कि वो केवल 4 नहीं बल्कि 20 लोग हैं और जरा सी होशियारी दिखाने पर वो सभी को गोलियों से भून देंगे। उधर जो पैसेंजर्स कायरो टूर पर गए थे वो शाम तक अपना टूर पूरा करके पोर्ट सेड पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वहां अकेली लाउरो नहीं पहुंचा था। पहले उन्हें बताया गया कि सुएज कैनाल में लगने वाले ट्रैफिक के चलते अकेली लाउरो लेट हो गया है, लेकिन अगले 3 घंटे के इंतजार के बाद भी जब क्रूज नहीं आया तो उन्हें सच बता दिया गया कि अकेली लाउरो हाईजैक हो चुका है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये चारों हाईजैकर्स थे कौन? इन्होंने अकेली लाउरो को हाईजैक क्यों किया था? आगे उन्होंने इन पैसेंजर्स के साथ क्या किया और कैसे इस एक हाईजैकिंग ने दुनिया के कई देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। अकेली लाउरो पर असल में सिर्फ 4 ही हाईजैकर्स थे। 20 हाईजैकर्स का दावा उन्होंने सिर्फ डर फैलाने के लिए किया था। कैप्टन जेराडो डे रोसा उनकी जान से मारने की धमकी के कारण जहाज को हाईजैकर्स के कहे अनुसार सीरिया के पोर्ट टार्टस की तरफ मोड़ देते हैं। इसके बाद हाईजैकर्स हॉस्टेजेस को देश और आइडेंटिटी के आधार पर अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। उन्हें खास तौर पर जूस, अमेरिकन और ब्रिटिशर्स की तलाश होती है। सभी जूस, अमेरिकन और ब्रिटिश पैसेंजर्स को इकट्ठा करके हाईजैकर्स ऊपर के डेक में ले जाते हैं, जबकि इटालियन, जर्मन और ऑस्ट्रियन को नीचे के डेक में रखा जाता है। हालांकि अमेरिकन जूस होने के बावजूद लियोन क्लिंगहोफर को नीचे के कैबिन में ही छोड़ दिया गया, क्योंकि व्हीलचेयर की वजह से उन्हें ऊपर ले जाना हाईजैकर्स के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी वाइफ मैरिलिन क्लिंगहोफर को बाकी जूस हॉस्टेजेस के साथ ऊपर के कैबिन में बंद कर दिया गया। जब हाईजैकर्स को लगा कि पूरी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है तो वो अपनी डिमांड रखते हैं कि इजराइल अपने जेल में बंद 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आगे वो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर शाम के 3 बजे तक इजराइल ने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिहा नहीं किए तो हम हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। ये हाईजैकिंग इसलिए भी बेहद गंभीर थी क्योंकि इसमें कई देश सीधे तौर पर शामिल हो गए थे। शिप इटालियन था, उस पर सवार बहुत से पैसेंजर्स अमेरिकन एंड ब्रिटिश थे और हाईजैकिंग इजिप्ट में की गई थी। हाईजैकर्स खुद को पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट PLF का बता रहे थे और शिप को सीरिया की ओर ले जाकर इजराइल पर दबाव डाल रहे थे कि वो 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़े। यानी एक ही घटना में इटली, इजिप्ट, USA, ब्रिटेन, इजराइल, पैलेस्टीन और सीरिया ये 7 देश सीधे तौर पर फंस चुके थे। इटली और इजिप्ट इस मामले को बिना हाथ मैले किए डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके सुलझाना चाहता था, जबकि अमेरिका इन हाईजैकर्स को टेररिस्ट करार देकर इन पर जरा भी रहम नहीं खाना चाहता था और इन्हें हाईजैकिंग के लिए सबक सिखाना चाहता था। ऐसी सिचुएशन में इजराइल का भी सख्त रुख था और वो किसी भी कीमत पर अपनी जेल से 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करने के लिए राजी नहीं हुआ। 8 अक्टूबर की दोपहर तक भी इजराइल का जवाब साफ था कि किसी भी हाल में एक भी प्रिजनर रिहा नहीं होगा। इससे चारों हाईजैकर्स बौखला जाते हैं और अब वो ये डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि पहले किस पैसेंजर को मारा जाए। काफी सोच विचार करने के बाद हाईजैकर्स ने तय किया कि सबसे पहले लियोन क्लिंगहोफर को मारा जाएगा, क्योंकि वो जूइश होने के साथ साथ अमेरिकन सिटीजन भी थे। वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते थे और अपनी हालत की वजह से खुद को बचाना या हिलना ढुलना भी उनके लिए बेहद मुश्किल था। ऐसे में उनकी जान लेना बाकियों के कंपैरिजन में बेहद आसान था। ऐसा करके हाईजैकर्स अमेरिका और इजराइल दोनों को चोट पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद हाईजैकर्स क्लिंगहोफर को उनकी व्हीलचेयर समेत खींचते हुए शिप के स्टर्न तक ले जाते हैं और उनके सिर और छाती में गोली मार देते हैं, जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इसके बाद हाईजैकर्स उनकी डेड बॉडी को व्हीलचेयर सहित समुद्र में फेंक देते हैं। इस दौरान कई पैसेंजर्स ने गोलियों की आवाज और पानी में कुछ भारी चीज गिरने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो डर से कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक हाईजैकर खून से सने कपड़ों में वापस ब्रिज पर पहुंचता है और कैप्टन जेराडो डे रोसा से कहता है, मैंने एक अमेरिकन की जान ले ली है और अगर जल्दी हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो अगला नंबर एक ब्रिटिश पैसेंजर का होगा। इस समय तक क्रूज शिप सीरिया के टार्टस पोर्ट के काफी करीब पहुंच चुका था। ऐसे में हाईजैकर्स कैप्टन डे रोसा के जरिए सीरियन अथॉरिटी से शिप को टार्टस पोर्ट पर डॉक करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन सीरिया की तरफ से जवाब आता है, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। सीरिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अमेरिका से टकराना नहीं चाहता था। अमेरिका पहले ही मेडिटेरेनियन कोस्ट पर स्थित सभी देशों को चेतावनी दे चुका था कि कोई भी अपने पोर्ट पर अकेली लाउरो को डॉक ना होने दे। सीरिया से परमिशन ना मिलने के बाद हाईजैकर्स कैप्टन को शिप लीबिया की ओर मोड़ने का आदेश देते हैं।
समय तेजी के साथ निकलता जा रहा था और हर बीतते मिनट के साथ पैसेंजर्स की जिंदगी मौत के साए में चलती चली जा रही थी। चूंकि हाईजैकर्स ने 50 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करने की मांग रखी थी, इसलिए अमेरिकन और इटालियन गवर्नमेंट पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के चेयरमैन यासिर अराफत से कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि इस हाईजैकिंग में उनका कोई रोल है या नहीं। अराफत ने इसे तुरंत कंडेम किया और इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। इसके बाद वो अपने 2 सहयोगी अबू अब्बास और हानी अल हसन को नेगोशिएटर्स बनाकर इजिप्ट भेज देते हैं और किसी भी तरह से हाईजैकर से बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने का आदेश देते हैं। अबू अब्बास PLO के इंटरनल फैक्शन पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट PLF का हेड था। उसने सिप्रस के रेडियो स्टेशन के जरिए हाईजैकर से कांटेक्ट किया और उन्हें वापस पोर्ट साइड लौटने के निर्देश दिए। साथ ही सभी पैसेंजर से अच्छे से पेश आने को कहा। हाईजैकर्स और अबू अब्बास के बीच इस बातचीत को ब्रिज पर मौजूद शिप मैनेजर मैक्स फीको और कैप्टन डे रोसा भी सुन रहे थे और अबू अब्बास ने हाईजैकर्स की ओर से उनसे माफी भी मांगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अबू अब्बास ही था, जो बीच में नेगोशिएटर बना हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उसने ये प्लानिंग इतनी सीक्रेसी से की थी कि इस बारे में PLO के चेयरमैन यासिर अराफत को भी नहीं पता था। असल में उसका मकसद शिप को हाईजैक करने का था ही नहीं, बल्कि वो इस शिप के जरिए अपने गुर्गों को इस शिप की लास्ट डेस्टिनेशन इजराइल के अशदोद पोर्ट पहुंचाना चाहता था। वहां जाकर हाईजैकर्स इजराइल के एक मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर ट्यूनीशिया पर हुए इजरायली अटैक का बदला लेना चाहते थे, लेकिन बीच में ही कैबिन वार्डन द्वारा वेपन्स देख लिए जाने के कारण पूरा प्लान बिगड़ गया और उन्हें बीच समुद्र में ही शिप को हाईजैक करना पड़ा। पर अब कई देशों के शामिल होने से PLO चेयरमैन अराफत पर भारी दबाव था, इसलिए अबू अब्बास को भी समझ आ गया कि अब नेगोशिएशन करना ही सबसे अच्छा रास्ता है ताकि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट छुपी रहे। अपने आका अबू अब्बास के निर्देश पर हाईजैकर समझौते के लिए मान जाते हैं और 8 अक्टूबर की रात करीब 7 बजे शिप को वापस पोर्ट साइड की ओर मोड़ दिया जाता है। हाईजैकर्स कैप्टन डे रोसा और अबू अब्बास के बीच जो बातचीत हुई थी उसको इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इंटरसेप्ट कर लिया था और इसकी रिकॉर्डिंग अमेरिका को भेज दी। इससे अमेरिका को साफ पता चल गया कि इस हाईजैकिंग के पीछे असली दिमाग अबू अब्बास का ही है। ऐसे में अमेरिका मिलिट्री एक्शन के जरिए एक रेस्क्यू मिशन के लिए मचल उठता है। इधर इजिप्ट और इटली अबू अब्बास और हनी अल हसन के जरिए हाईजैकर से नेगोशिएशन करने की तैयारी में जुटे हुए थे। जैसे ही 9 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे अकीली लाउरो पोर्ट साइड पहुंचता है, कुछ देर बाद अबू अब्बास और हनी अल हसन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो इजिप्ट और इटली की ओर से हाईजैकर से बातचीत शुरू कर देते हैं। माहौल को इस तरह पेश किया गया जैसे गंभीर ऑफिशियल नेगोशिएशन चल रही हो। इस बातचीत के बाद उसी दोपहर PLO के चेयरमैन यासिर अराफत ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर क्रैक्सी से बात की और कहा कि हाईजैकर सभी हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले हाईजैकर्स को सुरक्षित निकलने दिया जाए और उनसे इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और वेस्ट जर्मनी के ऑफिशियल्स खुद पोर्ट साइड आकर बातचीत करे। ऐसे में इटली एम्बेसडर जियोवानी मिग्लियोलो ने बाकी देशों के एम्बेसडर्स से पोर्ट साइड चलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन अमेरिकी राजदूत निकोलस ए वेलियोटिस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा करने से हाईजैकर्स इसे अपनी जीत मानेंगे और अमेरिका की नीति है कि वो आतंकवादियों से कभी नेगोशिएशन नहीं करता। इन सब के बीच शिप के कैप्टन की ओर से एक मैसेज आता है जो कह रहे थे, मैं अकीली लाउरो का कैप्टन बोल रहा हूं और मेरे साथ मेरे सभी क्रू मेंबर्स और सभी पैसेंजर्स सुरक्षित है। असल में ये मैसेज शिप पर मौजूद एक हाईजैकर मुल्की ने कैप्टन डे रोसा से बंदूक की नोक पर बुलवाया था ताकि सभी की सेफ्टी की बात सुनकर सभी देश हाईजैकर्स को सेफ पैसेज देने के लिए तैयार हो जाए। कैप्टन डे रोसा के इस मैसेज को आधार बनाते हुए इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने चारों एम्बेसडर्स से फिर मुलाकात की और दबाव डाला कि हाईजैकर्स को गिरफ्तार करने के बजाय PLO के हवाले कर दिया जाए। US एम्बेसडर निकोलस वेलियोटिस और ब्रिटिश एम्बेसडर ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन इजिप्ट के साथ साथ इटालियन एम्बेसडर और वेस्ट जर्मन एम्बेसडर इस समझौते के लिए राजी हो गए। ऐसे में अमेरिका के विरोध के बावजूद इजिप्शियन गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शाम 5 बजे चारों पैलेस्टीनियन हाईजैकर्स को एक बोट से किनारे ले जाया गया। जैसे ही सभी हाईजैकर्स सुरक्षित इजिप्ट के भीतरी इलाके में पहुंचे, इजिप्ट के लोकल लोग जोर जोर से फिदाईन फिदाईन अल्लाहू अकबर कहकर उनका स्वागत करते हैं। इस तरह हाईजैकिंग के 3 दिन बाद अब फाइनली अकीली लाउरो हाईजैकर्स के साये से आजाद था और अब सभी पैसेंजर सुरक्षित थे और राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैरिलिन क्लिंगहोफर को कैप्टन डे
कैरोसा से पता चलता है कि हाईजैकर्स ने उनके पति लियोन क्लिंगहोफर को गोली मारकर समुद्र में फेंक दिया है। वो दहाड़ मारकर रोने लगती है और सदमे में वही गिर पड़ती है। जल्द ही इस बात की खबर अमेरिका तक पहुंचती है कि उसका एक सिटीजन हाईजैकर्स द्वारा मार दिया गया है। इस खबर से अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अमेरिका तुरंत इजिप्ट पर दबाव बनाता है कि हाईजैकर्स को उसे सौंप दिया जाए ताकि उन्हें अमेरिका में सजा दी जा सके। एक पैसेंजर की मौत की खबर से अब इटली भी हाईजैकर्स को पनिश करना चाहता था और उसका कहना था कि चूंकि शिप इटालियन था जिस पर कत्ल हुआ, इसलिए हाईजैकर्स पर इटली में मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे में इजिप्ट बीच में फंसता हुआ दिख रहा था। इजिप्ट के प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक हाईजैकर्स को अमेरिका या फिर इटली को सौंपकर अरब वर्ल्ड में अपना समर्थन भी नहीं खोना चाहते थे और साथ ही यूएस द्वारा इजिप्ट को दी जा रही अरबों डॉलर की सहायता को भी नहीं गंवाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने तय किया कि वो हाईजैकर्स को जल्द से जल्द इजिप्ट से बाहर निकालकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। इसके बाद उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जहाज इटालियन था जिसमें कोई इजिप्शियन यात्री नहीं था, ना ही हाईजैकर्स इजिप्शियन थे और घटना इजिप्ट की मैरीटाइम सीमा से बाहर हुई, इसलिए इजिप्ट के पास उन्हें रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके बाद इजिप्ट ने सीक्रेटली पीएलओ को 48 घंटे का समय दिया कि वो हाईजैकर्स को किसी सुरक्षित देश ले जाए, लेकिन वही दूसरी ओर उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये झूठी खबर फैला दी कि हाईजैकर्स पहले ही इजिप्ट छोड़ चुके हैं। हालांकि यूएस इंटेलिजेंस के पास जानकारी थी कि हाईजैकर्स अभी भी इजिप्ट में ही मौजूद है, इसलिए अमेरिका ने तय किया कि वो बीच रास्ते में ही हाईजैकर्स को पकड़ लेगा। इजिप्ट के अंदर छिपे इन हाईजैकर्स को ट्रैक करने में अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी लगा हुआ था। 10 अक्टूबर 1985 की सुबह इजराइल मिलिट्री अटाशे मेजर जनरल उरी सिमहोनी ने अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिशियल ओलिवर नॉर्थ को ये जानकारी दी कि हाईजैकर्स कायरो के पास मौजूद अलमाजा एयरबेस में मौजूद है। कुछ घंटों बाद यूएस ने यह भी पता लगा लिया कि इजिप्ट उन्हें इजिप्ट एयर बोइंग 737 से रात में ट्यूनीशिया ले जाने वाला है। ऐसे में यूएस ने अनुमान लगाया कि लीबिया और चैड के साथ इजिप्ट के रिश्ते अच्छे न होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से उड़ान भरेगा और ऐसा होने पर यूएस नेवी के फाइटर जेट्स उसे इजीली इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ऐसे में उस पूरे मिशन की जिम्मेदारी यूएस नेवी के ऑफिसर जेम्स आर स्टार्क को सौंप दी गई, जिन्होंने जल्दी ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज एडमिरल यामामोटो के विमान को यूएस द्वारा इंटरसेप्ट करने के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए यह तय किया कि यूएस एक बार फिर से उसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहां यूएस एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन करने के बजाय उसे फोर्स लैंडिंग कराने पर फोकस करेगा। फोर्स लैंडिंग के लिए इटली के सिगोनेला को चुना गया। दरअसल इस बेस पर इटली की मिलिट्री का नियंत्रण है, लेकिन यहाँ यूएस नेवी की नेवल एयर स्टेशन भी मौजूद है, यानी ये बेस इटली की जमीन पर है, लेकिन अमेरिका भी वहां ऑपरेशन चला सकता है। इस प्लान को जल्द ही अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन की तरफ से मंजूरी दे दी गई। 10 अक्टूबर 4:15 पर हाईजैकर्स को लेकर इजिप्ट एयर बोइंग 737 उड़ान भरता है। उनके साथ अबू अब्बास, ओजुद्दीन बद्रकान और इजिप्ट की एलीट फोर्स 777 के कमांडोज भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे इजिप्ट उन्हें ऑफिशियल सिक्योरिटी में सुरक्षित ले जा रहा हो। प्लेन का डेस्टिनेशन ट्यूनीशिया था, जहां पीएलएफ का हेडक्वार्टर था। दूसरी तरफ अमेरिका के F-14 टॉमकैट फाइटर्स, E-2C हॉकाई रेडार एयरक्राफ्ट, A-6 इंट्रूडर्स, EA-6B प्राउलर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस प्लेन्स इस इजिप्शियन एयरक्राफ्ट का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब यूएस ऑफिशियल ने रेडार पर इसे लोकेट करने का प्रयास किया तो उसे कई एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे थे और ऐसे में यह पहचानना मुश्किल था कि इनमें से इजिप्ट एयर 737 कौन सा है। ऐसे में F-14 टॉमकैट फाइटर्स ने अपनी लाइट बंद कर ली और हर एयरक्राफ्ट के बेहद नजदीक जाकर उसके विजुअल आईडी का पता लगाना शुरू किया। दूसरे कई एयरक्राफ्ट को चेक करने के बाद अमेरिकन पायलट मैसी एक बोइंग के करीब पहुंच गए। उन्होंने अपनी फाइटर जेट की फ्लैशलाइट ऑन कर ली ताकि वो टेल नंबर पढ़ सके। जैसे ही उस पर SUAY लिखा मिला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कंफर्मेशन के बाद सभी अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स ने चारों तरफ से इजिप्ट एयर 737 को घेर लिया। चारों तरफ से खुद को घिरते देखकर इजिप्ट एयर 737 ने ट्यूनीशिया और एथेंस दोनों से लैंडिंग क्लियरेंस मांगी, लेकिन दोनों ने ही यूएस के डर से क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यूएस हॉकाई के पायलट ने इजिप्ट एयर के लिए रेडियो पर एक मैसेज छोड़ा, डाइवर्ट टू सिगोनेला नाउ। लेकिन इसके बाद भी जब इजिप्शियन पायलट ने उनकी बात नहीं मानी तो अमेरिकन पायलट्स की तरफ से इजिप्शियन पायलट को शूट डाउन की चेतावनी दी जाने लगी। अब अमेरिकी फाइटर जेट्स इजिप्ट एयर 737 के इतने पास उड़ रहे थे कि उसके लिए मैनूवर करना मुश्किल हो गया। आखिरकार हार कर इजिप्शियन पायलट ने प्लेन को सिगोनेला की ओर मोड़ दिया। इस तरह कुछ घंटे की उड़ान के बाद शाम के 6:45
45 मिनट पर इजिप्ट एयर 737 को सिगोनेला में लैंडिंग करनी पड़ी। सिगोनेला में लैंडिंग करते ही इस इजिप्शियन एयरक्राफ्ट को यूएस नेवी सील्स ने चारों ओर से घेर लिया। इन सब के बीच एक अजीब सी स्थिति तब पैदा हो गई जब कुछ ही मिनटों में इटालियन एयरफोर्स और इटली की मिलिट्री पुलिस कैराबिनियरी ने पीछे से यूएस फोर्सेस को घेर लिया। यानी अब इजिप्शियन एयरक्राफ्ट अमेरिका की बंदूक के नोक पर था और अमेरिकी फोर्सेस इटालियन फोर्सेस के निशाने पर थी। ऐसा लग रहा था कि एक शिप हाईजैकिंग दो देशों के बीच वॉर की सिचुएशन ना पैदा कर दे। हिस्ट्री में इसी अजीब सिचुएशन को सिगोनेला क्राइसिस कहा जाता है। समस्या ये थी कि अकेली लाउरो इटली का था, इसलिए इटली कह रहा था कि मामला उसका है। यूएस कह रहा था कि अमेरिकन सिटीजन की हत्या हुई है, इसलिए हाईजैकर्स को पनिशमेंट देने का पहला हक उसका है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि यूएस ने इटली को बताए बिना इजिप्शियन एयरक्राफ्ट को सिगोनेला में उतार लिया, जिसे इटली ने अपनी सोवरेनिटी का वायलेशन माना। सिचुएशन ये थी कि जहां 80 यूएस स्पेशल फोर्सेस ने विमान को घेरा हुआ था, तो वही इटली की एयरफोर्स और कैराबिनियरी की संख्या 300 से अधिक थी, जिन्होंने यूएस फोर्सेस को घेरा हुआ था। रनवे पर कैराबिनियरी ने ट्रकों से रास्ता ब्लॉक कर रखा था। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अच्छी तरह से समझता था कि हाईजैकर्स को वो पकड़ तो लेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इटली से उन्हें ले जाना एक युद्ध को इनविटेशन देने जैसा होगा। ऐसे में 11 अक्टूबर की सुबह 4 बजे यूएस ने अपनी फोर्सेस को पीछे हटने का आदेश दिया। इसके बाद इटली और अमेरिका के बीच करीब 5 घंटे की बातचीत चली और फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि हाईजैकर्स इटली के ही पास रहेंगे और उन पर वही ट्रायल चलाया जाएगा। इसके बाद हाईजैकर्स को विमान से उतारा गया और सभी को कैराबिनियरी ने गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेज दिया। लेकिन अब्बू अब्बास पर बात अटक गई, क्योंकि उसका कहना था कि वो सिर्फ नेगोशिएटर था। इजिप्ट ने भी उसका सपोर्ट किया कि उसके पास डिप्लोमेटिक स्टेटस है। पीएलओ ने इटली को चेतावनी दी कि अगर अब्बास को उसने यूएस को सौंपा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में इटालियन गवर्नमेंट ने अब्बू अब्बास को रिलीज कर दिया। इसके बाद अब्बास और बद्र खान इजिप्ट एयर से रोम पहुंचे और फिर वहां से यूगोस्लाव एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़कर बेलग्रेड भाग गए। इस पर यूएस इटली और यूगोस्लाविया दोनों से नाराज हुआ, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। लियोन क्लिंगहोफर की डेड बॉडी कई दिन बाद 15 अक्टूबर को सीरिया के टार्टस पोर्ट के पास मिली। इस घटना ने न सिर्फ दुनिया को हिला कर रख दिया, बल्कि क्लिंगहोफर परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ साल बाद लियोन क्लिंगहोफर की बेटियों ने एंटी डेफेमेशन लीग के साथ मिलकर द लियोन एंड मैरिलिन क्लिंगहोफर मेमोरियल फाउंडेशन स्टैब्लिश की, जो शिक्षा, राजनीति और कानूनी माध्यमों से टेररिज्म का मुकाबला करने का काम करती है। इटली के कोर्ट में जब इस पूरे मामले में मुकदमा चला तो उसने पीएलओ को लियोन क्लिंगहोफर के परिवार को $1.5 बिलियन देने का आदेश दिया। इस बीच इटली में सभी हाईजैकर्स और हाईजैकिंग की प्लानिंग में शामिल लोगों पर भी कार्रवाई शुरू हुई। 10 जुलाई 1986 को इटालियन कोर्ट ने हाईजैकर्स को हॉस्टेज टेकिंग विद टेररिस्ट इंटेंट लीडिंग टू मर्डर का दोषी पाया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इटालियन कोर्ट ने उन्हें सोल्जर्स फाइटिंग फॉर देयर आइडियल्स कहा, टेररिस्ट नहीं। योसेफ अल मोल्की, जिसने लियोन क्लिंगहोफर को गोली मारी थी, उसको 30 साल की सजा दी गई, जबकि इब्राहिम फतायर अब्दुल्लातिफ को 24 साल, बसम अल अस्कर को 16 साल और अहमद मरूफ अल असादी को 15 साल की सजा दी गई। इस हाईजैकिंग के असली मास्टरमाइंड अब्बू अब्बास को इटली की कोर्ट ने नॉन अपीयरेंस में लाइफ सेंटेंस सुनाई, लेकिन वो ये सजा कभी नहीं भुगत सका, क्योंकि इटली ने उसे पहले ही छोड़ दिया था और वो एक देश से दूसरे देश भागता रहा। लेकिन आगे चलकर 2003 में इराक वॉर के दौरान यूएस स्पेशल फोर्सेस ने बगदाद के साउथ में एक सेफ हाउस पर छापेमारी कर अब्बू अब्बास को पकड़ लिया और 2004 में अमेरिकन कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। हाईजैकिंग के बाद अकेली लाउरो शिप फिर से कुछ समय तक क्रूज सर्विस में चलता रहा, लेकिन 30 नवंबर 1994 को सोमालिया के कोस्ट के पास इस शिप में आग लग गई। सभी पैसेंजर्स को निकाल लिया गया, लेकिन आग पर काबू न पा सकने की वजह से 2 दिसंबर 1994 को ये शिप वही डूब गया। अकेली लाउरो हाईजैकिंग ने साबित किया कि कभी-कभी एक हाईजैकिंग केवल एक शिप का मामला नहीं होता, बल्कि एक ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला सकता है, कई देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है। ऐसे में एक घटना दुनिया को बताती है कि टेररिज्म किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और अगर दुनिया मिलकर इसका मुकाबला ना करे तो एक छोटी सी घटना भी कई देशों को युद्ध की कगार